नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हर व्यक्ति की नैतिकता की एक सीमा होती है। हर व्यक्ति की जवान की कीमत होती है। छुटभैया नेता अगर अपने बयानों से पलटे तो मान लिया जाएगा भाई छोटे स्तर के नेता हैं। लेकिन अगर देश के बड़े बड़े नेता अपनी जवान से पलटने लगे, जनता के सामने जो कहें वो उससे पलट जाएं, जनता के सामने किए गए वायदों की याद ही ना रखें, तो भला पलटू राम किसको कहा जाएगा। बिहार में कुछ महीने पहले अमित शाह कह के आए थे कि कान खोलकर सुन लीजिए लल्लन सिंह और लल्लन बाबू और नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी में अब आपके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए और अब बिहार में उन्हीं नीतीश बाबू को दरवाजे खोलकर रेड कारपेट बिछाकर लाने की तैयारी हो रही है। तो जनता क्या माने कि इन नेताओं के चरित्र का कोई भरोसा नहीं है, नैतिकता नाम की कोई चीज बची नहीं है। ये नेता कभी भी पलटी मार सकते हैं। बिहार में इन नेताओं का चरित्र क्या है और राजनीति में ये नेता इतने चरित्रहीन, इतने अनैतिक क्यों होते जा रहे हैं, इस विषय पर मैं आज एक खास मेहमान से आपको मिलवाने जा रहा हूं। बहुत योग्य हैं, बहुत विद्वान हैं, प्रोफेसर रहे हैं, मैनेजमेंट के प्रोफेसर रहे हैं। उनके पढ़ाए हुए निरे सैकड़ों छात्र आज दुनिया भर में बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित जगह पर पहुंचे हुए हैं। बहुत बेबाक तरीके से बोलते हैं, बहुत खुलकर बोलते हैं, बहुत हिम्मत के साथ बोलते हैं। मैं सीधे लेके चलता हूं आपको प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास। अखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आभार आपका, आपने हमें समय दिया। अमित शाह जी का बयान आपने कुछ दिन पहले सुना होगा। अब उन्हीं नीतीश को लाने के लिए बेताब हुए जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए संजय जी, किसी भी व्यक्ति का अगर मूल्यांकन इस बात से हो कि जिस पर्पस के लिए उसको अपॉइंट किया गया है, क्या उसने वो काम ठीक से किया, तो वो अच्छा काम करने का प्रयास करेगा। देखिए, अगर आप अपने यहाँ किसी अधिकारी को अपॉइंट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि अधिकारी को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए वो अच्छी तरह से कर रहा है या नहीं। लेकिन वो कहे कि नहीं साहब, मैं काम तो नहीं कर रहा, लेकिन 6 घंटे सुबह रोज पूजा करता हूं, मैं नहा धो के पूजा करता हूं, मंगलवार और सोमवार का व्रत रखता हूं, इसलिए मुझे इंक्रीमेंट दे दीजिए। क्या आप इंक्रीमेंट देंगे? देखिए, राजनीतिज्ञों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, इस देश के संचालकों से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो जनता को एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो एक्सपेक्ट ये करना चाहिए कि जो हमें, अगर आप गरीबी कम करें, अगर आप महंगाई कम करें, जो आप वादे करते हैं वो पूरे करें। अगर आप करते हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, बार बार आपको चुनेंगे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को बार बार चुना, इंदिरा जी को चुना, मनमोहन सिंह को चुना। लेकिन अगर इस आधार पे वोट पड़ने लगा कि आप काम कुछ करें न करें, 2 करोड़ नौकरियां दे न दें, बच्चों को अग्निवीर में तड़पाएं तो तड़पाएं। आपने कहा, जो नंबर 2 के बारे में कहा कि वो एक प्रकार के जुमला वीर हैं। अब ये सोचिए, मैनेजमेंट में जो हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। आप अपने चैनल के सबसे वरिष्ठतम आदमी हैं, आप ओनर हैं, आप प्रमोटर हैं। प्रमोटर का ज्यादातर समय बीतता है प्लान करने में, प्लानिंग में। एग्जीक्यूशन करता है सेकंड लेवल का आदमी, और उसके बाद आप उसको कंट्रोल करते हैं। आप ये देखते हैं जो मैंने प्लान किया था ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसको बेटर कैसे एग्जीक्यूशन कराया जाए, ये आपका काम है। जो मुखिया होता है उसका काम ये होता है कि वो ये देखे और कोई भी काम करने से पहले सोचे इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे। अब आप सोचिए संजय जी, अगर आप मूल्यांकन करें, जब कृषि कानून लाए तो आपने सोचा क्या इसके रिपरकशंस क्या होंगे? अगर आपने ये सोचा होता तो कृषि कानून लाते क्या? बिना किसानों से मंत्रणा किए हुए लाते क्या? 13 महीने को किसानों को तड़पाते क्या और उसके बाद कानून वापस लेते क्या? जब आपने नोटबंदी की तो आपने, अगर या तो आपका प्लान था, या आपका प्लान था कि हमें छोटे उद्योगों को, धंधों को बंद करना है, हमें सब कुछ बड़े उद्योगों में ले जाना है जिससे जीएसटी बढ़े। क्योंकि आप जानते हैं जो छोटा दुकानदार होता है उसकी जो कमाई होती है वो जीएसटी से ही होती है, और जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनके यहाँ जीएसटी गवर्नमेंट को मिल जाती है, जीडीपी पे बढ़ती हुई दिख जाती है। लेकिन जो देश की छोटे उद्योग धंधे हैं वो चौपट हो जाते हैं। आपने नहीं सोचा, जब आपने मोटर व्हीकल एक्ट बनाया तो इसे क्या पलटू राम नहीं कहेंगे आप?
क्या ये पलटने वाली चीज नहीं है क्या? अगर कोई भी वादा आप करें, मैं आपसे कोई कमिटमेंट करूं, कॉन्ट्रैक्ट ऐड करूं, कॉन्ट्रैक्ट ऐड के तहत कोई अनुबंध करूं और उसके बाद मैं उसका अनुपालन ना करूं, इसका माने मैं ब्रीच कर रहा हूं उस कॉन्ट्रैक्ट को। जनता के बीच में और शासकों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। जब नेता कुछ कहता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है इस देश की, संजय जी, जो आप भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिससे इस उम्र में मैं भी बहुत ज्यादा पीड़ित हूं, मैं भी बहुत परेशान हूं। वो परेशान ये हूं कि जनता इस बात पे वोट देगी। अगर आप देखिए इस बार 2024 का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, किस आधार पर लड़ा जा रहा है? क्या हमने मंदिर बना दिया? मंदिर बनाना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। मंदिर बनाना मेरे योगदान से बना, दिग्विजय सिंह के योगदान से बना, शिवराज सिंह चौहान के योगदान से बना, गरीब गरीब आदमियों के योगदान से बचा। उसने एक दिन खाना नहीं खाया लेकिन राम मंदिर के लिए पैसा दिया, योगदान था जनता का। और जो शास्त्र सम्मत बात कर रहे थे शंकराचार्य, उनको आपने बुलाया नहीं, उनको अपमानित किया, बुला लिया कैटरीना कैफ को, बुला लिया वहां कंगना रनौत को। अगर आप तो मुंबई जाते होंगे, आप देखते होंगे, अगर इन कलाकारों की रात की पार्टीज आप देखें, ये शराब में धुत लोग, मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी मानहानि नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनका जीवन ऐसा है, नॉन वेज खाना, गौ मांस खाना, शराब पीना। भाई ठीक है, चलिए ठीक है, वो अपना जीवन है, जो चाहे करें, जो चाहे न करें, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो काम शास्त्र सम्मत हो। लेकिन अब सवाल यह है कि जनता इस बात पे वोट दे रही है अगर कि भाई 370 हटा दिया, भाई 370 हटा दिया, फायदा क्या हुआ? क्या जम्मू के सारे उद्योग धंधे चौपट नहीं हो गए क्या? सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों ने सारे उद्योगों को कैप्चर कर लिया क्या? नहीं। अयोध्या के अंदर जो लैंड खरीदी गई, अमिताभ बच्चन ने लैंड खरीदी कि नहीं खरीदी? मेरे जैसे गरीब आदमी तो 100 करोड़ की लैंड खरीद के 500 करोड़ नहीं कमाए। जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, उसमें क्या बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों ने जमीन खरीद के बारे न्यारे नहीं किए? तो असली मुद्दा यह है कि जब जनता का ध्यान इस बात पे नहीं है, जनता ये कहती है जो चाहे करो, बस तुम अब्दुल की चूड़ी टाइट कर दो। अब अब्दुल की चूड़ी कितनी टाइट हुई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है अखिल स्वामी की चूड़ी टाइट हो गई। हमारे देश के जो गरीब लोग हैं, जो दलित हैं, ओबीसी हैं, जो बेचारे लखनऊ में 6-6, 7-7 हजार लोग 45 दिन से पड़े हुए हैं भूखे और प्यासे हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उनके यूनिट्स बंद हो रही हैं, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है, हर चीज प्राइवेटाइज हो रही है। लेकिन मुद्दा यह है कि जनता अगर इस बात पे, वो और इस बार आपने संजय जी देखा होगा, मेरी कॉलोनी में अगर 100 तिरंगे लगे थे तो 500 भगवे लगे हुए थे। भगवे से मेरे घर में भी भगवा लगा था, क्योंकि मैं अपने पीछे भी भगवा भी रखता हूं और तिरंगा भी रखता हूं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा अगर प्रतीक चिन्ह हिंदुस्तान का है तो ये तिरंगा है, और मेरे लिए तिरंगे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, जिसने हमें एक परिवार की तरह देश को एकजुट किया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा शास्त्र अगर कोई है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसके बाद मेरे धर्मशास्त्र हैं। तो ना तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना आप धर्मशास्त्र को मानते हैं, ये समस्या है। तो जनता का विवेक अगर मर जाए तो हम जैसे वृद्ध लोग, हम जैसे शिक्षक लोग अंतिम श्वास तक संघर्ष करेंगे, जीतेंगे हारेंगे, संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक बात है अखिल जी। और इसी क्रम में मैंने देखा, मैं आपको बताऊं कि मैं 3 दिन पहले गया, मुझे किसी ने सूचना दी, मैं पहुंचा तो यहाँ पे जो यूपी का, जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता है, एनरोलमेंट होता है, वहां पे 8-10 हजार नौजवान थे। मैं पहुंचा, मैंने कहा कहाँ जा, क्या सीन है? तो पता चला उन्हें मजदूरी करने के लिए इजराइल भेजा जा रहा है। मैंने वो रिपोर्ट की, मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मैं हैरान कि जहां पे बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मिसाइल्स चल रही हैं, भारत सरकार इन नौजवानों को, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मजदूरी करने के लिए इजराइल भेज रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में मंदिर बनने से सारी समस्याओं का निदान हो गया? ये मजदूर जो मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए, काम धंधे के लिए इजराइल जा रहे हैं। एक नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। मैंने पूछा माँ बाप का क्या हाल होता है? सोचिए आप, किसी का जवान बच्चा नौकरी के लिए इजराइल जा रहा हो। ये हमारे गोदी मीडिया के चैनल 5 राज्यों के चुनाव तक रोज दिखाते थे कि आज यहाँ बम फटा, यहाँ मिसाइल फटी, यहाँ पे हजारों की मौत हो गई। वहां आपका बच्चा नौकरी करने जा रहा हो, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में उसको नौकरी नहीं दे पा रहे। मंदिर बना रहे हैं हजारों करोड़ का, दिए जला रहे हैं सैकड़ों करोड़ के, लेकिन नौजवानों को नौकरी नहीं दे पा रहे। ऐसी सरकारों को क्या आत्मग्लानि नहीं होती है जब देख रहे हैं कि हमें 10,000 लोगों को भेजना पड़ रहा है?
संजय जी, ये जो स्टोरी आपने की थी, ये जो डिबेट की थी, मैंने पूरी सुनी। हम्म, इसी का कंपैरिजन आप कर लीजिए अग्निवीर से, हाँ, जहां पे एक जवान जब 15-20 साल की नौकरी ज्वाइन करता था और उसको भरपूर ट्रेनिंग मिलती थी, उसे हर तरह की ट्रेनिंग मिलती थी और इस तरह से उसे मुस्तैद किया जाता था अपनी जान कैसे बचानी है, अगर दुश्मन पकड़ ले तो कैसे अपने को बचाना है, अगर आपको खाना न मिले तो किस तरह, पूरी ट्रेनिंग के बाद हो जाता था। और उसके पीछे एक आत्मबल होता था। आत्मबल यह होता था कि भगवान न करे अगर आपकी मौत हो जाए, अगर आपकी शहादत हो जाए, आपकी बीवी नहीं रोएगी, आपके माता पिता भूखे नहीं मरेंगे। आप ये सोचिए, इजराइल जिन लोगों को भेज रहे हैं उसी तरह तो अग्निवीरों को भेज रहे हैं। आप अपॉइंट कर रहे हैं 4 साल के लिए, 1-1.5 साल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा, ट्रेनिंग देने के बाद फ्रंट में सबसे आगे उनको खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर अपने सीनियर अफसर को खुश करने के लिए, क्योंकि उसमें 25% हैं परमानेंट होंगे, बाकी जो है निकाल दिए जाएंगे, तो अपने अफसर कहेंगे, कर्नल मेजर कहेंगे। आपने देखा होगा, देखिए मैं किसी की मानहानि नहीं कर रहा हूं, कारगिल के युद्ध में ज्यादा तो जो शहादतें हुई वो कैप्टन और मेजर्स की हुई। मैं किसी की अवमानना नहीं कर रहा हूं, कर्नल ब्रिगेडियर्स की नहीं हुई। पहले क्या होता था, सेना में हमेशा जो सीनियर अफसर होता था वो अपनी जनता का, अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए फ्रंट में सबसे आगे रहता था। कारगिल ने सबसे ज्यादा मेजर और कैप्टन को आगे कर दिया। 27-27 साल के, 26-26 साल के बच्चों ने अपनी शहादत दी है ज्यादातर। अब क्या हो रहा है सेना के अंदर, क्योंकि मैंने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल के अफसरों को भी पढ़ाया है, अब यह हो रहा है कि अग्निवीरों को सबसे आगे कर रहे हैं। जहां लैंडमाइंस बिछी हुई चीजों की संभावना है, वहां अग्निवीरों को भेज रहे हैं। अब अग्निवीरों की शहादत होगी, सरकार को पैसा देना नहीं, सरकार को सम्मान देना नहीं, सरकार का कोई लाइबिलिटी नहीं उनके माता पिता के प्रति। अगर भगवान करे उसकी अगर शादी हो गई हो, ऐसे 21 साल की उम्र में जब वो रिटायर हो जाएगा तो उसकी शादी कैसे होगी? तो पिता तो नौकरी में होगा और बेटा रिटायर हो जाएगा। ये ऐसी कल्पना अपने लोकतांत्रिक भारतवर्ष में सोची थी क्या? ये चाचा ताऊ और बाप जो है वो तो नौकरी कर रहे हैं और 80 साल की उम्र में भी पेंशन ले रहे हैं, लेकिन 21 साल का बच्चा जो है वो रिटायर हो गया, घर बैठा हुआ है। तो इतनी विडंबनाएं पैदा कर दी हैं, बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं। निर्णय लेने के बाद उसको सस्पेंड कर देते हैं या उसको वापस ले लेते हैं कि मेरी तपस्या कम रह गई। अरे भैया, थोड़ा सा सोच लो, सोच बूझ के निर्णय लो। और ये जो आप इजराइल की बात कर रहे हैं, इनका बस चलेगा तो ये जहां चाहेंगे उनको भेज देंगे। ये मानते हैं कि देश में इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है, ये नहीं समझ रहे हैं कि मेरे बच्चों की जान कीमती है। देखिए हिंदुस्तान, संजय जी एक बात कह के अपनी खत्म करूंगा, फिर आप जो चाहेंगे हम बात करेंगे। देश में युवाओं की आवश्यकता है। चाइना, जापान, अमेरिका, यूरोप, हर जगह वहां की पॉपुलेशन वृद्ध हो गई है। 80-90 साल के लोग आपको सड़क पर टहलते हुए मिलेंगे, जवान नहीं मिलेंगे, वहां प्राम्स नहीं मिलेंगी, वहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। हमारे देश में अगर इन बच्चों की शहादत आप करा देंगे, हमारे जैसे बुढ़े अगर घूमते रहेंगे, देश की जो हमारी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो खत्म हो जाएगा। यही बच्चे 20 साल बाद बुढ़े हो जाएंगे, हिंदुस्तान बुढ़ा हो जाएगा। आज हिंदुस्तान जवान है, जितना फायदा उठाना है देश को इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का, अगले 20 साल तक उठा ले। अगर 20 साल तक मेरे जवान बेटों को बेरोजगार रख के उनको मानसिक अवसाद में धकेला जाएगा, मेरा देश सफर करेगा। आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट माई नेशन। लेकिन आज की तारीख में देश जो है धर्मांध हो गया है और उस रास्ते पे चला गया है जो चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगवत सिंह और महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं सोचा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और फिर नैतिकता की बात आती है तो हम बिहार में भी देख रहे हैं कि किस तरह अमित शाह ने कहा था कि मैं नीतीश को नहीं लूंगा, और अब बिहार में जब अखिल स्वामी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, जब इतना कॉन्फिडेंस है 400 पार, तो फिर बिहार में नीतीश की इतनी याद क्यों आ रही है? उसके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाए जा रहे हैं? नहीं, अजीत पवार का फोन जो है कनेक्ट हुआ या वो अभी आउट ऑफ रीच चल रहे हैं? अभी तो संजय जी देखिए, पिक्चर की शुरुआत है, अभी तो खेल शुरू हुआ है और मल्ल युद्ध शुरू हुआ है। यूपी के अंदर अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है, आपके पास तो पहले खबर आ गई होगी, कांग्रेस से समझौता हो गया है और ये अखिलेश ने खुद डिक्लेयर किया है। लालू प्रसाद और जो तेजस्वी यादव ने कल स्टेटमेंट दिया है और भाषण दिया है, एक और राहुल गांधी की यात्रा नॉर्थ ईस्ट के अंदर। देखिए सीट, आप ये देखिए जहां पे बीजेपी को सीटें मिली थी, यात्रा वहीं से गुजरेगी। और अति पिछड़ी जाति जिनका रोष था अखिलेश यादव के प्रति और
वो बीजेपी को वोट कर रहे थे, इस बार जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं अखिलेश यादव। राहुल गांधी की यात्रा को गुजरने दीजिए। अभी महाराष्ट्र में अजीत पवार का फोन जो है आउट ऑफ रीच हुआ है, थोड़े दिनों में एकनाथ शिंदे का भी हो जाएगा, थोड़े दिनों में नितिन गडकरी का भी हो जाएगा, राजनाथ सिंह जी का भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब राहुल गांधी आएंगे 50-60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फोन जो है आउट ऑफ रीच हो जाएगा। बिहार से खेल की शुरुआत की है और आप देखिएगा जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, अभी उपेंद्र कुशवाहा, अभी खेल जो है, और सहनी साहब, अभी खेल शुरू हुआ है, अभी तो इंटरवल भी नहीं आया, तो किसी को बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये इंडिया गठबंधन और देश का लोकतंत्र और गरीबों के प्रति जो देश का उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन इस देश के लिए आवश्यक है। हम मिडिल क्लास के लोग सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। मेरे देश की गरीब जनता की परचेसिंग पावर जिस प्रकार से कम हो रही है, आप किसी लेबर चौक में चले जाइए संजय जी, एक स्टोरी कर लीजिए लेबर चौक पे, नहीं लेबर को नौकरी मिल रही है। सुबह से शाम तक बेचारे बैठे रहते हैं, सड़क के किनारे सोते रहते हैं, लिट्टी चोखा खाते रहते हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। किसी दुकानदार से आप बात करके देख लीजिए, एक सर्वे करा के देख लीजिए, रेंट नहीं निकल रहे हैं लोगों के। और बड़े बड़े लोग अमीर, अब एक नई खबर आई है कि गुजरात के अंदर हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने वाली है। माने कहीं भी कोई फैक्ट्री लगती है तो गुजरात में लगती है, और आंदोलन कहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। माने हम लोग जो है वो झंडा ढोएं और नौकरी गुजरात वाले करें, तो ये थोड़ा अन्याय कम होना चाहिए। देश में हर जगह विकास होना चाहिए। मैं अकेले ये बताऊं आपको कि बनारस में एक टेंट सिटी लगी, एक जरा सी पानी बड़ा तूफान आया, वो टेंट सिटी बह गई, सब कचरा उसका गंगा जी में। फिर वही उसी कंपनी की टेंट सिटी प्रयागराज में लगी, और फिर उसी कंपनी को अयोध्या में भी टेंट सिटी लगाने का काम किया गया। तो मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा ये एक ही कंपनी है जो बनारस में भी लगा रही है, जो प्रयागराज में भी लगा रही है, जो अयोध्या में भी लगा रही है, और जो 2 लाख का मैं अनुमानित राशि बता रहा हूँ कि 2 लाख का कोई टेंट यूपी वाला लगाता तो वो 20 लाख का लगा रही है। तो इसमें ऐसा क्या बात है? जरा से तूफान में बनारस में गायब हो गए सारे टेंट। तो पता चला उस कंपनी का नाम प्रवेग है, वो गुजरात की है, और उसका शेयर 1 साल में 300 गुना बढ़ गया। तो मैंने कहा भी 1-2 लोगों से कि माल कमाएगा गुजराती भाई, घंटा बजाएगा यूपी का भाई। तो क्या आपको लग रहा है ये यूपी का काम बिहार के लोगों का मंदिर में घंटा बजाना है और माल कमाना गुजरात के लोगों का है? लग रहा है ये सीन? नहीं, ये तो देखिए सिद्ध हो रहा है। मैंने भी पहले एक आपके ही कार्यक्रम में निवेदन किया था। मुझे तो अब ये समझने में कभी कभी गलतफहमी होती है, गुजरात इज इन इंडिया और इंडिया इज इन गुजरात, और ये हमारे बाकी लोग जो है हिंदुस्तान के समझ नहीं रहे। साउथ वालों ने समझ लिया है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वहां पे लोगों ने समझ लिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार वाले, जो मेरी कर्मभूमि है, जहां मेरी जन्मभूमि है, जो मेरी मातृभूमि है, और जहां मैंने जीवन की शिक्षा सब कुछ प्राप्त की है और जहां देने का प्रयास किया है, मेरे उत्तर प्रदेश वाले वास्तविकता में प्रणाम करने योग्य हैं। तो ये बिल्कुल, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हर, आप विश्वनाथ उसमें चले जाइए, कॉरिडोर में चले जाइए, उज्जैन कॉरिडोर में चले जाइए, अयोध्या में चले जाइए, आप पूरा अगर देखेंगे, सर्वे कराएंगे, इसका ओनर कौन है, इसके पीछे कौन है, आपको पता चल जाएगा कहाँ के लोग हैं। हमारे लोकल लोगों को नौकरी, लेकिन हमारे लोकल लोग जो है उनको इतना धर्मांध बना दिया गया है, वो अपने नेता का मूल्यांकन करने में ही असमर्थ है। ये लेके कब तक चलेगा अखिलेश जी? लग रहा है ये सिलसिला लोगों को धर्म के प्रति नशे की तरह, ये कब, कितने दिन और चलेगा? नहीं, देखिए इसका एक ही काट है, मैं मानता हूं इसके बाद राजनीतिक काट कोई नहीं है। हम जैसे धर्मनिष्ठ लोगों को, हम जैसे अच्छे सनातनियों को, हम जैसे हिंदू धर्म की मीमांसा और उसको एक अपना आदर्श मानने के लिए, जो भगवान श्री राम और कृष्ण को आदर्श मानते हैं, हम जैसे लोगों को शंकराचार्यों के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, ये शंकराचार्यों के पद भी खत्म कर देंगे 2024 के बाद, और ये अपने ही लोगों को शंकराचार्य बना देंगे। बना तो दिए इन्होंने, कुछ अपने महामंडलेश्वर और संत महात्मा, पता नहीं जगत गुरु कौन कौन से बना दिए हैं। जबकि आप जानते हैं सनातन धर्म में जो वैष्णव गुरु होते हैं वो केवल वैष्णव अपने जो एरिया होता है उसके गुरु होते हैं। जो शंकराचार्य होते हैं संपूर्ण सनातन के गुरु होते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने शास्त्रों के ज्ञाता, सनातन धर्म का सब आज तक बचा के रखने वाले, जो वास्तविकता में सनातनी हैं, जो हमारे सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं, उनका भी अपमान किया है।
तो हम लोगों के लिए, हम जैसे के लिए, तो हम तो जाएंगे, गुरु आपकी शरण में आते हैं, लाखों करोड़ों लोगों को शंकराचार्यों की शरण में आना चाहिए, अपने अपने क्षेत्रों में उनको बुलाना चाहिए और देखना चाहिए सनातन धर्म है क्या, विश्व के लोगों को बुलाना चाहिए वास्तविकता में कितना प्यारा धर्म है और किस प्रकार की तपस्या हमारे शंकराचार्य करते हैं। हमारे जो असली सनातनी शंकराचार्य हैं उनकी तुलना इन प्रकार के जो बाकी महामंडलेश्वर हैं उनके शास्त्रार्थ के माध्यम से भी हो सकता है। और मैं प्रार्थना करता हूं अपने परम पूज्य शंकराचार्य जी से, इनकार मत कीजिए, इनसे शास्त्रार्थ कर लीजिए और पूरा विश्व देखे सनातन धर्म कितना प्यारा धर्म है, हिंदू धर्म कितना प्यारा धर्म है, जिसको इन्होंने बिगाड़ के रख दिया है, विश्व बिल्कुल पूरे विश्व में कुख्यात बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि ये मोदी जी हमारे कम पूजा करते हैं? नहीं, पूजा करना, देखिए संजय जी, पूजा तो मैं भी करता हूं, मेरी पत्नी भी करती हैं। पूजा करना, मेरे पितामह जो थे वो 8 घंटे सुबह रोज पूजा करते थे। इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स रिटायर हुए, ये थोड़ी उन्होंने कहा मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो इसका मतलब ये है तो नागा साधु को आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दो। देखिए, पूजा करना और डिलीवर, देखिए आप तो नौकरी देते होंगे ना लोगों को, नौकरी किस आधार पे देते हैं? जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, और जो जॉब रिक्वायरमेंट है, जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता है, क्या कैंडिडेट में वो आवश्यक वो चीजें हैं या नहीं है। अब आपका टीचर्स भी अगर आप ऐसे अपॉइंटमेंट करेंगे, लक्ष्मण यादव को निकाल देंगे, ऋतु सिंह को निकाल देंगे, ऋतु सिंह को इसलिए निकाल देंगे वो दलित है, लक्ष्मण यादव को इसलिए निकाल देंगे कि वो बैकवर्ड है, वहां पे अगर क्वालिफिकेशन ही ये है कि वो आदमी आरएसएस का हो, तो ये रिक्वायरमेंट और क्वालिफिकेशन के बीच मैचिंग कैसा होगा। लेकिन अगर देश की जनता इसके बावजूद नहीं समझती है, तो देखिए हम तो बिल्कुल जो जटायु थे उसकी तरह प्रयास करते रहेंगे, अंतिम श्वास तक करते रहेंगे, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बचाने के लिए। लेकिन अगर नेक्स्ट जनरेशन मेरे समझने के बावजूद अगर कुएं में कूदना चाहती है तो मैं क्या करूं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, बिहार में जो कुछ हो रहा है, क्या लगता है कि ये बीजेपी का डर है? देखिए, एक तो मुझे ऐसा लगता है संजय जी, नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी शॉट इतनी खराब खेली है, उन्होंने अपना भविष्य खराब कर दिया है। अब तेजस्वी यादव, अगर जिस प्रकार की तेजस्विता मैंने कल उनके अंदर देखी है, जैसे पिछली बार भी इलेक्शन में बस थोड़ी सी चूक रह गई, 5 सीटें कम रह गई, और उसमें ओवैसी साहब का बहुत बड़ा योगदान था। एमआईएम 5 सीटें जरूर जीती, जिसमें से 4 आरजेडी में चले गए, 1 रह गए, लेकिन 10 सीटें हरवाई एमआईएम ने। देश के अल्पसंख्यकों को अगर थोड़ा भी संकेत पढ़ें कि इस बार की लड़ाई जो है ये बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई है देश की। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, संविधान और धर्मनिरपेक्षता एक तरफ है और दूसरी तरफ धर्मांधता है। अगर इस बार आपने चूक की और मैंने चूक की, हम जैसे सनातनियों ने और जो अल्पसंख्यक हैं, अगर वो वैसी साहब जैसे लोगों के बहकावे में आते हैं, अपना वोट बेकार करते हैं, तो आप सफर करेंगे। मैं तो चला जाऊंगा, 72 साल की उम्र हो गई है, 5 साल बहुत बड़ा समय है। जो जवान लोग हैं, जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो झेलेगी। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे और मेरी पोती झेले, लेकिन जो विधि ने विधान लिखा है वही है, वही जो राम रचि राखा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिल जी, आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। तो ये थे अखिल स्वामी जी। आप सुन रहे थे कितने बेबाक तरीके से ये चित्रण कर रहे थे आज के राजनीतिक सामाजिक परिवेश का। मुझको यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपने कमेंट बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।